चलिए देखते ना बेटा, इसको ध्यान सुनना, बता रहा हूं मैं। हर चीज के बनने का एक उद्देश्य होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आज बता रहा हूं मैं आपको यूएनओ के बारे में। सर ये चीजें क्यों खास होती है, क्यों इनका इतना महत्व होता है पेपर में। देखो 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। समय था बेटा हमारे पास 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का। इस समय अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी। बात समझ में आ रही है। 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। 11 अगस्त को जो अमेरिका था टोक्यो पर परमाणु बम गिराने की उसकी पूरी की पूरी तैयारी थी। ये बात जापान सरकार को पता चली और उसके बाद उन्होंने सरेंडर की घोषणा कर दी कि भाई अब बम मत गिराना, हम क्या करते हैं। 12 अगस्त को टोक्यो पर परमाणु बम, तीसरा परमाणु बम गिराने की तैयारी थी। 11 अगस्त को जापान ने सरेंडर की घोषणा कर दी, घोषणा की थी। लेकिन याद रहे सरेंडर के पेपर पे हस्ताक्षर कब किया था, 15 अगस्त 1945। और सरेंडर के पेपर पर हस्ताक्षर किया था 15 अगस्त 1945 को। अब बता देता हूं, इस सरेंडर के पेपर पर हस्ताक्षर लेने वाले लोगों में एक आदमी हमारे पास था, उसका नाम था माउंटबेटन। आपको याद होगा ना, भारत की आजादी के समय भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। वही आदमी था। अब सोचते ना सर कि भारत को आजादी 15 अगस्त को ही क्यों मिली, क्योंकि भारत की आजादी का भारत पाकिस्तान बंटवारे का जो खाका था वो कौन सा आदमी लेकर आया था, माउंटबेटन लेकर आया था अमेरिका से। बात समझ में आ रही है। इसीलिए उन्होंने आजादी का दिन कौन सा चुना, 15 अगस्त को ही, क्योंकि वो उसका फेवरेट दिन था। उसने वर्ल्ड वॉर रुकवा दिया था। रुकवाया तो भाई अमेरिका के परमाणु बम ने था। उसने जापान का सरेंडर लिया था। जापान के सरेंडर के बाद भी जर्मनी लड़ रहा था, लेकिन अब वो विश्व युद्ध नहीं था। वर्ल्ड वॉर कब होता है सर, जब एक से ज्यादा देश लड़ रहे हो। जापान के सरेंडर के पास बस जर्मनी अकेले डिफेंड कर रहा था, तो अब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, छोटा मोटा वॉर चल रहा था। तो ये हमारे पास 15 अगस्त का डेट निकल कर आता है। अब इसमें सन याद रखना बेटा, सन क्या है सर हमारे पास 1945। सन क्या था हमारे पास, सॉरी 1945 का समय था। 1945 के समय 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया। उसके बाद जर्मनी के तानाशाह हिटलर को मारा गया। पूरी तरीके से दुनिया भर में युद्ध रुक गए। रुकने के बाद अब एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जो आगे चलकर ये तय करती कि भाई दो देशों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद है तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाए। युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए, युद्ध होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सर वैसे भी जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था वो सर्बिया ऑस्ट्रिया के बीच था, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ही कारण जो वर्साई की संधि हुई वही नींव बना किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो भाई नींव तो कहीं ना कहीं दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का ही था। तो दुनिया भर के देशों के बीच ये कयास लगाया गया कि भाई आगे अगर ऐसा वर्ल्ड वॉर और चला दुनिया तो बचेगी नहीं। और वैसे भी उस समय जो परमाणु बम बनाने वाले साइंटिस्ट थे, एक थे आपका ऑटो हॉर्न और एक आपके कौन थे बेटा, एक आपके ओपेनहाइमर थे। उन्होंने बोल दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बम फटा परमाणु बम, उसके बाद कि मैंने दुनिया को विनाश करने चीज बना दी है। और अगर कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो चौथे वर्ल्ड वॉर में यूज होने वाले हथियार ईंटे, पत्थर, लाठी होंगे। क्यों बोला सा, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वॉर में इतना विनाश हो जाएगा कि इंसान फिर से कहां चले जाएगा, प्राइमेट्स एरा में चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अब युद्ध लड़ोगे तो गोली बंदूक थोड़ी होगा आपके पास, क्या होगा, फिर से वो ईटा पत्थर लाठी वाला में, इतना भयावह होगा। तो दो देशों के बीच आप आगे जाकर इस प्रकार की कोई बड़ी स्थिति पैदा ना हो जाए जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, इसके लिए किसका बनाया गया बेटा, स्थापना किया गया यूएन का, यूनाइटेड नेशन का। अब देखोगे इसके भी स्थापना का दिवस क्या है, 1945। डेट याद रखेंगे सर 24 अक्टूबर। कब याद रखेंगे, 24 अक्टूबर। और बताया तो इसे कहानियां ध्यान सुनिएगा कि सर पेपर में आता क्या क्या है। तो स्टैटिक जीके से ये सब क्वेश्चन से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। यूनाइटेड नेशन स्थापना हुआ 1945
स्थापना का दिवस था 24 अक्टूबर। पूछेगा सर यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर बताओगे बेटा? न्यूयॉर्क यूएसए में। कहां बताओगे सर? न्यूयॉर्क यूएसए में है। पूछेगा सर हमारे पास वर्तमान यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसको याद रखना। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स की रक्षा और युद्ध रोकना और शांति के मिशन। ये सब काम है किसका? यूएन का। क्लियर है? ये विश्व शांति सुरक्षा ताकि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, देशों के बीच सहयोग बढ़ाना ताकि दोस्ती बनी रहे, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन और सर युद्ध रोकने के लिए और शांति मिशन स्थापित करना। ये बात समझ में आ रही है सर? इंपॉर्टेंट ये बेटा हमारे पास ज्ञान के लिए, हमको पता चले सर हम किसको याद करने जा रहे हैं। डाटा ये है सर, ये करंट अफेयर हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास? स्टैटिक है कि सर स्थापना कब हुई? 1945। कब हुआ सर? डेट क्या था? 24 अक्टूबर। मुख्यालय का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। और पूछेगा सर वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये हमारे पास करंट का हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे बेटा आगे बढ़ना है आपको। अगर कोई डाउट लगता है किसी के फुल फॉर्म पे, किसी के स्थापना दिवस पर, या फिर सर मुख्यालय पर, या फिर उसके अध्यक्ष के बारे में या संस्था के बारे में, सर संस्था बनाई क्यों गई है, क्यों है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है? ये जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास है यूनेस्को। क्या बोलते हैं इसको? यूनेस्को। इसके बारे में सही बच्चों को जानकारी होनी ही चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा, पेपर में कई बार ऐसा हुआ यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लिया है। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है बेटा, दुनिया भर के देशों में अपने अपने समय का इतिहास है और बहुत सारे देश ऐसे हैं सर जिनका इतिहास जो है वो सिर्फ वहीं के इतिहास को इम्पैक्ट न डालकर, जबकि अपितु क्या किया, पूरे वर्ल्ड के इतिहास पे इम्पैक्ट डालता है। तो सभी के सभी देश और राज्य और क्षेत्र दावा करते हैं कि हमारी चीजों का इतिहास महत्व था, इसका इतिहास रिलेशन था। कौन सी संस्था है सर जो तय करेगी कि हाँ जो चीजों के बारे में बात कर रहा है उसका इतिहास से सीधा कोई संबंध था भी या नहीं था? वो संस्था कौन है? यूनेस्को है। अब ये क्या करती है, तो दुनिया भर में अगर कोई देश दावा करता है कि हमारे पास एक पुराना 1000 साल 2000 साल मॉन्यूमेंट से या स्कल्पचर है, इसका इतिहास से सीधा संबंध है, तो यूनेस्को की संस्था के लोग आकर वेरीफाई करते हैं इतिहास में इस चीज का कितना योगदान है, और अगर इतिहास में उसका सीधा योगदान दिखता है तो उसको विश्व धरोहर की श्रेणियों वगैरह में शामिल करते हैं। फिर उसको बच्चों के पाठ्यक्रम में उनकी जो बुक्स होता है उसमें ऐड किया जाता है। जैसे हड़प्पा जोड़ा गया कि नहीं, मोहनजोदारो जोड़ा गया कि नहीं, पढ़ते कि नहीं हम लोग, ये सारी चीजें हैं। अभी देखो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, उसको बना दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया। फिर रानी की बावड़ी वर्ल्ड हेरिटेज क्या बनी? साइट बना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का मतलब है यूनेस्को की वेबसाइट पर वो सीधा दिखाई देगा। अब हम लोग को क्या लगता है ना बेटा, हम लोग भिलाई शहर में रहते हैं, ऐसे भिलाई से पास में झरना रानी धारा, क्या बोलते हैं उसको, सिया देवी झरना, तो ये झरना दिखाता है, हम लोग उठा के पहुंच गए, वहां जाके देख रहे सर ना तो गाड़ी जाने की व्यवस्था है, तेंदुआ अलग से आता है वहां पे। ऐसे जगह पर कभी भी विदेशी टूरिस्ट नहीं आते क्योंकि वहां पे उनके यहाँ बहुत प्रकृति है। वो लोग इतिहास को जानने के लिए किसी विदेश में ट्रेवल करते हैं। तो भाई वो भरोसा किस पे करते हैं? यूनेस्को की साइट्स पे जो ऑथेंटिक होती है, वो स्वयं जाकर रिसर्च करके आती है कि भाई इतिहास से उसका सीधा कोई संबंध रहा है कि नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में देखना आप आसपास दुर्ग जिले में ना कहीं पर भी कोई यूनेस्को की साइट नहीं है। आपको विदेशी रेयर कंडीशन मिलेंगे जो दुर्ग शहर घूमने के लिए आएगा। 1906 में बसा हुआ शहर है। रायपुर में कोई विदेशी बिजनेस करने आया, घूमने नहीं आएगा सर, 1818 में बसा हुआ शहर है। बात समझ आ रही है? आप बस्तर जाओ, आपको बस्तर मिल जाएंगे। आप सरगुजा जाओ, रामगढ़ की पहाड़ी, वहां मिल जाएंगे। आप महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में दुनिया भर के राजाओं के किले हैं, दौलताबाद का किला, बीबी का मकबरा। आप दिल्ली जाओ, ताजमहल में आपको भारतीय कम विदेशी क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर? उनका सीधा संबंध किससे है? इतिहास से है। और वो सभी क्या है बेटा? विश्व धरोहर है। तो लोग वेबसाइट में ऐसे चेक नहीं करते। हम लोग तो कई बार क्या होता है
कि जाते व्यापम का वेबसाइट चेक करने किसी और चेक करके, सर इसको नहीं दिखा रहा है सर, ऑथेंटिक चेक करो ना भाई। बात समझ में आ रही है? चलिए वो ऑथेंटिक चेक करते हैं। तो बेटा यही है हमारे पास यूनेस्को। समझ में आ रहा है यूनेस्को काम क्या करता है? अब सर देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष कब हुआ? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है बेटा? आंद्रे एज्यूले। आप सिर्फ एंद्रे भी याद कर लोगे या फिर एज्यूले भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सर हमको तो सिर्फ देखकर क्या करना है? टिक करना है। आंद्रे एज्यूले है। मुख्यालय कहाँ बेटा? पेरिस, फ्रांस में। किसका? यूनेस्को का। कार्य क्या होता है? शिक्षा को बढ़ावा देना। एजुकेशन के लिए बहुत खर्चा करती है वर्ल्ड लेवल पर। विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, महाराष्ट्र का जो कैलाश मंदिर वो भी किसमें आता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो उन सब के लिए अलग से फंड आता है। कहां से? यूनेस्को से आता है। सभी देश इसके पास जमा करते हैं, फिर ये दुनिया भर के देशों के क्या करता है? जितने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, विश्व धरोहर है, उसको क्या करता है बेटा? स्पेंड करता है ये। और सांस्कृतिक और विज्ञान के संरक्षण के, संस्कृति विज्ञान के संरक्षण के लिए। क्लियर है ये? अगला यूनिसेफ दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। रेलवे, एसएससी, व्यापम, पीएससी, हर जगह सर इसका वर्चस्व रहता है। किसका? यूनिसेफ का। देखो सर नाम यहाँ पे फिक्स है कि यूएन का मतलब क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस होगा। यूनाइटेड नेशन। आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर एजुकेशन और एफ फॉर फंड, सॉरी ई फॉर इमरजेंसी और एफ फॉर क्या होगा? फंड होगा। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब आप लोग देखिए सर भारत में जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने कई हजार बच्चों क्या किया? रेस्क्यू किया था। जिसको लोग उठा के ले जाते हैं, बैगिंग कराते हैं, बोलते हैं ना उसको, भीख मंगवाते हैं, उनका रेस्क्यू करवाया था। कई सारे बच्चे घर से भटक गए थे, घर नहीं पहुंच पाए थे, उनका रेस्क्यू करवाया था। तो दुनिया भर के देशों में ऐसे बच्चों को बचाने के लिए कई देश ऐसे हैं जहां पर पोषण आहार नहीं मिल पाता तो उनको स्पेशल पैकेज दिलाया जाता है। ये सारे काम कौन करता है? तो यूनिसेफ करता है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। याद रहेगा सर पूछेगा कि स्थापना कब हुई? तो 1946 में। 1946 में हुई थी। पूछेगा मुख्यालय कहाँ है सर? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में, यूएसए। वर्तमान प्रमुख कौन है बेटा इसके? कैथरीन रसल। क्या बताओगे इसका? कौन है? तो कैथरीन रसल। आप रसल भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कैथरीन भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रही? कौन है? कैथरीन रसल है। ठीक। कार्य क्या होता है बेटा? बच्चों और माताओं का स्वास्थ्य, टीकाकरण कराना, शिक्षा और पोषण, और आपदा में बच्चों क्या करना? मदद करना। हर कंडीशन में प्रेफरेंस किसको मिलता है? तो बच्चों को मिलता है। ठीक है। चलिए हमारा देश थोड़ा आत्मनिर्भर जैसा हो गया है बहुत कंडीशन में। तो हम अपने देश में टीकाकरण, मिड डे मील्स देखिए ना स्कूल में बच्चों को मिलता है। फिर पशु आहार बोलता है यार, बच्चों को जो पोषाहार मिलता है वो 6 महीने के बाद सत्तू वत्तू दलिया वगैरह आता नहीं था, तो सब भारत खुद देता है। लेकिन भाई बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो लोग इतना अच्छा पोषण देने के लिए भी कैपेबल नहीं है, तो उन देशों को पैकेज देता है या फिर खुद अपने संस्था के द्वारा चीजों को वितरित करवाता है। कौन? यूनिसेफ। क्योंकि भाई दुनिया का कोई भी बच्चा हो, देश की जिम्मेदारी अपनी होती है। अगर देश कोई नहीं चला पा रहा तो दुनिया का भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो दुनिया के बच्चों क्या लेगा? जिम्मेदारी अपने सर पे लेगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो उसके लिए क्या बना हुआ है? यूनिसेफ बना हुआ है। ठीक है। चलिए ये हमारे पास हो गया। अगला बेटा हमारे पास WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष क्या है सर? 1948 का है। स्थापना दिवस 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्योंकि सर इसी दिन क्या हुआ था हमारे पास? WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर बेटा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा देश का नाम है, और सॉरी जिनेवा उसके जगह का नाम है, और देश का नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड। वर्तमान कौन है बेटा? डॉक्टर टेड्रोस एधोनम। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये WHO बना काय के लिए था? तो WHO किसी एक देश की संस्था नहीं है। दुनिया भर के 196 जिनको एग्जिस्टेंस दिया जाता है उन सभी देशों ने मिलकर एक फंड, पैसा जमा करके एक संस्था को फंडिंग किया,
और वो संस्था क्या बनी, WHO। करती क्या है भाई, तो कोई भी देश में यदि किसी प्रकार के टीकाकरण, कोई रिसर्च या किसी दवाई को अगर चलाना होता है तो उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, WHO से। अगर WHO उसको अप्रूवल दे देती है तो चलेगा सर, अदरवाइज नहीं चलेगा। ORS पिए हो ना, क्या लिखा रहता है, WHORS, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव, ORS। अभी देखे होंगे सर कि बहुत लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉल का पैकेट आता था, घोल के पीते थे। अब कुछ उससे भी तेज आ गए थे, वो 30 रुपए का ऑर्सेल करके आता था, ORSAL करके, ऑरेंज फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर करके। और उसको लोग क्या करते, पीते थे और जबरदस्ती का एनर्जी फील करते थे, हाँ यार ताकत ताकत तो लग रहा है करके। मेंटेलिटी है सर, मेंटेलिटी है। वो WHO फॉर्मूले का बना हुआ ORS था ही नहीं, उसमें शुगर के जगह पे सैक्रिन मिला हुआ था, फ्लेवर मिला हुआ था। वो कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर पानी के स्टोरेशन को सपोर्ट नहीं करता था। अब सर बात ऐसा है कि ताकत कैसे मिला, अगर कमजोरी लग रहा है तो कुछ नहीं है भाई, इतना शक्कर निकालो, खा जा, ताकत मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। बॉडी जब शरीर में जाएगा भाई, शुगर, शुगर से क्या बनता है सर, ग्लूकोज बनता है। और शरीर को क्या चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए यार, ग्लूकोज तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, तो नमक चाहिए। आप नमक पानी पी लोगे ना बेटा, इलेक्ट्रॉल के जितना ही फायदा करेगा। थोड़ा बहुत मैग्नीशियम वगैरह का इशू होगा, पोटेशियम वगैरह का, बाकी सोडियम क्लोराइड और एनर्जी जो है किससे मिल जाएगा, शरबत से। अक्सर महिलाएं जब उपवास तोड़ती है तो ORS पीती है, क्या पीती है, शरबत। पानी नहीं बेटा, शरबत पीते। पानी पीने से क्या होता है ना, बॉडी के अंदर अगर मिनरल्स कम हो जाएंगे ना, तो पानी पियोगे ना तो बॉडी में रुकता नहीं, वॉमिट हो जाएगा वो। अगर मैं नमक शक्कर पीऊंगा ना, तो जो नमक शक्कर रहता है ना, या फिर जो खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, अगर आप उसको खाओगे ना तो बॉडी के अंदर पानी का सैचुरेशन होता है, पानी रुकता है। कभी ना डोसा खा के देखना, इडली दबा के प्यास लगता है। बात समझ में आ रही है। और पानी ना पचते ही जाएगा, पचते ही जाएगा, पचते ही जाएगा, ये सारी चीजें होती है। वहां से बना था हम लोग का WHO का ORS बना था। ठीक है, ध्यान सुनिएगा सर। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां बनाना, बीमारियों की रोकथाम करना, महामारी नियंत्रण करना और टीकाकरण का कार्यक्रम कराना। अभी सबको कोरोना वैक्सीन लगा था, देखिए नहीं लगाए हो, वेरी गुड यार, नहीं लगाया तो मैं भी नहीं लगवाया हूं। बीमारियों की रोकथाम करना, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां बनाना और महामारी क्या करना, नियंत्रण करना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। महामारी का नियंत्रण करने का मतलब है, अभी जो कोरोना वायरस फैला था, उस वायरस का नाम क्या था, कोविड-19। मतलब मार्च अप्रैल के महीने, बेटा बात मत करो, मार्च अप्रैल के महीने में 2019 में बीमारी फैल चुकी थी। WHO को इस बात की जानकारी थी कि एक पेंडेमिक आ चुका है, महामारी फैल चुकी है, पर इसको पेंडेमिक घोषित करने के लिए उसने पूरा 1 साल लिया। और समय क्या आ गया, 2020, और मार्च के महीने में जाकर क्या हुआ, इसे महामारी घोषित किया। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो 1 साल फेल हुआ। अब इससे नुकसान किसको हुआ, दुनिया को। दुनिया भर के करोड़ों लोग इससे मरे, लोगों का व्यापार छिन गया, सारा कुछ इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अमेरिका इससे चिढ़ गया, बोला कि हम भाई WHO को सबसे ज्यादा फंड करते हैं, आज से हम फंड नहीं करेंगे। जितना हम उसको फंड करते हैं उतने में तो हम खुद की एक संस्था बना सकते हैं जो क्या करे, हमारे देश के हितों को देखते हुए दुनिया भर की बीमारी पर रिसर्च करे और हमको सचेत करे, बना के रखे। WHO बोल तो दिया भाई कि हम क्या करते हैं, महामारी घोषणा करते हैं, और महामारी हो भी गई। 1 साल पहले जानकारी थी। क्या आपने उस 1 साल में वैक्सीन बनाने का प्रयास किया, क्या नहीं किया ना। आप चाहते तो वैक्सीन बनाकर दुनिया को दे सकते हैं, तो दुनिया के लोग उसको बिना पेटेंट कराए यूज करते। लोगों ने अपने खुद का क्या किया, वैक्सीन बनाया। हमारे यहाँ क्या बना हुआ है, कोवैक्सीन, किसका है, खुद का है। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए WHO क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी गिर गई है। अगला हमारे पास आता है बेटा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी याद रखना सर। ये कब बना बेटा, 1919 से। पूछेगा सर सबसे पुराना, अगर पूछेगा कि संस्था अगर कोई है इन सभी में, क्या बताओगे, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सर मुख्यालय कहां पर इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान प्रमुख कौन है बेटा इसके, गिलबर्ट एफ। उससे याद रखना सर, हुंगोडो करने की आवश्यकता नहीं है, गिलबर्ट एफ भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्य क्या है सर, तो मजदूरों के अधिकार का संरक्षण करना, न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य एवं वातावरण और बाल श्रम का क्या करना, रोकथाम करना। देखो कोई भी आदमी अगर लिमिटेड कंपनी में काम करता है, लाइक BS, BK जो कंपनियां ना, सिंप्लेक्स वगैरह हो गया, या फिर आप वहां जाते हो प्लांट वगैरह,
तो एक बात हमेशा बताता हूं, पहली बात तो सर मजदूरों का कुछ अधिकार होता है कि इतने से इतने के बीच सैलरी आ जाना चाहिए, ठीक है। कैसे से बेटा बता देता हूं, न्यूनतम मजदूरी मिनिमम पे स्केल मिलना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के अंदर जो न्यूनतम पे स्केल है वो है बेटा नीति निर्देश तत्वों के अधीन। तो सरकार चाहे माने चाहे ना माने, कोई उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन सुरक्षित कार्य वातावरण, बिना हेलमेट और शूज के आपको कंपनी में अलाउ नहीं करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात, कोई भी रनिंग मशीन जो कि चल रही है उसको खुले हाथों से छूना पूरी तरीके से क्या होता है, मना होता है। पहले आपको मशीन बंद करना तभी आप छू सकते हो, कंफर्म कराने के बाद। तीसरा, बाल श्रम का रोक था, सड़क पे चाय बेच सकता है एक बालक 14 साल से कम उम्र का, लेकिन फैक्ट्री के अंदर दिखना ही नहीं चाहिए वो, गलती से भी नहीं। तू आया कैसे, फैक्ट्री बंद हो जाएगी भाई, या इतना फाइन लगेगा ना, फैक्ट्री का हालत खराब हो जाएगा। दूसरी बात, मजदूरों के अधिकार, भारत में 8 घंटे की मजदूरी अलाउ की गई है। 8 घंटा प्रॉपर ड्यूटी करोगे, 8 घंटे के बाद आपको चाहे तो रोका जा सकता है, लेकिन आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता, नॉर्म्स कहते हैं। और अगर 8 घंटे के बाद अगर आपसे काम कराया जाता है तो आपको डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। 4 घंटा काम करोगे तो 8 घंटे की सैलरी मिल जाती है, नॉर्म्स होते हैं भाई। अगर सर स्टेट गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सुनेगी ना भाई। उसके बाद सर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 1945 से बना बेटा। मुख्यालय कहां पे सर, रोम इटली में है। अब याद रखना इसके अध्यक्ष कौन है, इसके हेड कौन, डायरेक्टर कौन है, क्यू डोंग्यू। कौन है, क्यू डोंग्यू। ये सब जापान के होते हैं, कहां के है, क्यू डोंग्यू है। मुख्य कार्य, भुखमरी खत्म करना, कृषि का विकास करना, खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी और किसानों की सहायता करना। ये सब सर उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो यूएन के नाम से बन जाते हैं ना सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यूएन के नाम जो बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बना कब सर, 1965 में। अब ये दुनिया भर के देशों और देश के अंदर रहने वाले लोगों के विकास के बारे में बात करता है, उनके डेवलपमेंट का रिपोर्ट वगैरह जारी करता है, चीजों को कंट्रोल करता है। अब हमारे भारत के एक इकोनॉमिस्ट हुए, भारत के इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था, तो अमर्त्य सेन, नाम सुनोगे। अमर्त्य सेन जो थे वो किसके साथ में, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था, HDI बनाया था। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक, और उसके साथ मिलकर उन्होंने क्या बनाया था, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है बेटा, यूएनडीपी करता है। कब बना सर, 1965 में। मुख्यालय कहां पर, न्यूयॉर्क में। आप देख रहे हो ना सर, 50% संस्थाओं के मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। वर्तमान कौन है बेटा, तो एकिम स्टेनर दिए उसके हमारे पास, उसके एडमिनिस्ट्रेटर है। काम क्या है, गरीबी का उन्मूलन करना, सतत विकास, लोकतांत्रिक शासन और जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कौन जारी करता है, यही करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करने वाली जो संस्था यूएनडीपी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स बनाने वाले 2 इकोनॉमिस्ट थे, कौन कौन, भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक। और दोनों को इसी काम के लिए क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार। भारत के एकमात्र इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल अवार्ड मिला है वो कौन है, अमर्त्य सेन है। दूसरा सर हमारे पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, HRC मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, अंतरराष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक काउंसिल दिया हुआ है। स्थापना कब बेटा, 2006 से। देखो अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत में स्टार्ट में 7 मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे। अभी कितने हैं, 6। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक, सांस्कृतिक और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इन राइट्स का कोई भी सरकारी संस्था अगर हनन करती है तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हम उस संस्था के खिलाफ कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मान लो सर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी असफल हो गया, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो सर पुष्पा झुकेगा नहीं, कहां जाएगा वो, यूनाइटेड नेशन तक बात पहुंचेगी। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फिर क्या लेगा, संज्ञान लेगा। देश के जो मुखिया है उनको यूनाइटेड नेशन में बैठकर जवाब देना पड़ेगा कि सर
यहाँ पर ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन क्यों हो रहा है, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 2006 में हुई। मुख्यालय कहाँ है सर, जेनेवा में। अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि 50% का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और सर 30% कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, प्रेसिडेंट कौन है बेटा, इसके हर साल चेंज होते हैं। इसका काम क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकार उल्लंघन पर रिपोर्ट और देशों की समीक्षा करते रहना कि किसी देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। एक हमारे पास सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएन का ही एक पार्ट है, शुरू में पढ़े थे ना यूएन, यूनाइटेड नेशन, उसी का एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये करता क्या है बेटा, मान लो कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जैसे भी इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा था। इजराइल क्या कर रहा है, गाजा में बम मार रहा है, 3-4 अगल बगल के देश थे उसको भी ठोकना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया भर के पावरफुल देश एज लाइक अमेरिका, नेटो, इंडिया, चाइना, ये सभी लोग क्या करते हैं, हम अपनी सेनाओं को भेजते हैं। ये सेना जो है व्हाइट हेलमेट वगैरह कैरी करते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शांति की फोर्स आ चुकी है। क्या बोलते हैं उसको, पीस कीपिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, पीस कीपिंग फोर्स, अंतरराष्ट्रीय शांति वाली फौजें हैं। तो जहां पर पीस कीपिंग फोर्स होती है सर, वहां पर कभी भी कोई देश बम नहीं गिराता, क्योंकि भाई वहां पे इसलिए सेना खड़ी कर दी गई है कि वो देश युद्ध नहीं चाह रहा है, आप जबरदस्ती का उस पर युद्ध मत थोपो करके। और वहां पर जबरदस्ती अगर पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर कोई देश अगर अटैक कर दे, तो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने बड़े मेंबर है उस देशों के खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, व्यापार प्रतिबंध लगा देते हैं हम, युद्धक प्रतिबंध लगा देंगे, उनको हथियार मिलना बंद कर देंगे, उनका तेल सप्लाई बंद कर देंगे, और ज्यादा परेशान किया सब मिलकर उस पर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। तो सब मिलकर हमला करेंगे तब वो कहां जाएगा। इसको पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं। भैया मैं नहीं चाह रहा युद्ध, मैं नहीं चाह रहा, जबरदस्ती मेरे पे युद्ध ना थोपे करके। तो ये काम करती है बेटा, शांति सेनाएं बोलते हैं उसको। तो विश्व शांति बनाए रखना, प्रतिबंधित लगाना और शांति सेना भेजना, इसका काम होता है। कौन सेना, शांति सेना। अब इसके बारे में फैक्ट सुन लो। देख बेटा, ये बना सर 1945 में ही, उसी समय जिस समय यूएन की स्थापना हुई। आखिर दो देशों के बीच झगड़ा सुलझाना है तो सेना से ही सुलझता है बेटा, ऐसे नहीं सुलझता। बात समझ में आ रही है। अब इसके 5 परमानेंट मेंबर हुए। कौन कौन सा हुआ, यूएसए हुआ, फिर चाइना हुआ, तीसरा रसिया हुआ, चौथा ब्रिटेन हुआ, और 5वां क्या हुआ, फ्रांस हुआ। ये 5 क्या बेटा इसके परमानेंट मेंबर हैं। चाइना को मेंबरशिप नहीं मिल रही थी, मेंबरशिप मिल रही थी इंडिया को। इंडिया इस मेंबरशिप को लियाकर किसको दे दिया, चाइना को। हिंदी चीनी भाई भाई। और अब क्या है, तो ये परमानेंट मेंबर है ना बेटा, इनके पास होता है वीटो पावर। क्या होता है, वीटो पावर। अब बहुत सारी चीजें, जैसे कौन सा देश मिसाइल बेचेगा, कितनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल बेचेगा, कौन सा देश हवाई जहाज बेचेगा, कौन सा देश नहीं बेचेगा। बात समझ में आ रही है। बहुत कौन सी देश कितनी बड़ी सेनाएं रखेगा, इस सब का फैसला कौन करते हैं, तो ये 5 लोग। और उसके बाद 10 जो होते हैं सर, वो टेम्परेरी, उसको कहते हैं हम लोग अस्थाई सदस्य। इसमें कौन आता है, तो इंडिया आता है। अब इंडिया बोल रहा है भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन मेरे पास, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी मेरे पास, वर्ल्ड की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स मेरे पास, दुनिया भर में पीस कीपिंग फोर्स भेजता हूं मैं। अब उसके बाद ये जो है रशिया, इसके पास जनसंख्या मात्र 14 करोड़। चलो मान लो सेना ताकतवर है, कोई बात नहीं, लेकिन इकोनॉमी में पीछे। ब्रिटेन इकोनॉमी में, सेना में, पॉपुलेशन में हमसे पीछे। फ्रांस इकोनॉमी में, सेना में, पॉपुलेशन में हमसे पीछे। बात समझ में आ रही है। ये परमानेंट है और मेरे को तुम टेम्परेरी बना के रखे हो, तो मेरे को बनाओ यार परमानेंट करके। तो बेटा इंडिया के सपोर्ट में, इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के सपोर्ट में यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस वोट करते हैं। चाइना क्या कर देता है, वीटो कर देता है। वीटो करने का मतलब है इंडिया के अगेंस्ट में वोट देता है। रूल ये कहता है सर कि अगर 5 का 5 वोट पड़ेगा तो रूल चेंज हो गया, इंडिया परमानेंट मेंबर बनेगा। और अगर एक भी अगर चेंज हो गया बेटा तो फिर परमानेंट मेंबर नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ कहानियां हैं बेटा यूएनएससी की, जो आपको समझकर चलनी। क्लियर है ये। चलिए,
तो ये कंटेंट इसलिए बताने पड़ते हैं सर क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बिना समझे आप रटते रहोगे ना सर तो कभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी कि सर वो क्या है नहीं है, हमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, काफी ज्यादा इसके महत्व होते हैं। चलिए इसके बाद ना साइंस कराता, जीके कराता हूँ। ज्यादा अंधेरा दिख रहा है क्या?